हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोनों ही यूट्यूब चैनल्स पे, गौरव काबरा एज वेल एज एडिटर्स। So just in case you are preparing for CFA level 1 and you are looking for some great summary videos which can add a lot of value to your preparation in the minimalistic time frame, तो फिर आपको इस चैनल पे काफ़ी सारे स्टफ्स मिल जाएंगे। वी ऑब्वियसली हैव अ डेडिकेटेड वीडियो कोर्स जो कि बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा सकता है लेवल 1 के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर CFA लेवल 1 देन पॉसिबली आपके लिए काफ़ी सारा स्टफ फिर भी इस चैनल पे है। We are constantly uploading 1 or 2 videos or maybe more every single week, and उसके अलावा हमारा एक बहुत पेट प्रोजेक्ट है जो कि है समरी वीडियोस का, जो हम ग्रेजुअली अब धीरे धीरे हाथ लगा रहे हैं। अभी तक हमने 2 सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से आपके लिए समराइज किया है, जो कि है कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड दूसरा है डेरिवेटिव्स। इन दोनों के ऑलरेडी सारे समरी वीडियोस अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आपके लिए, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। एंड फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद FRA, जिसमें FRA की आज फर्स्ट रीडिंग को 15 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं समराइज करवा दूंगा। सो दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी एन अचीवमेंट। इसके अलावा अपकमिंग वीडियोस में भी आपको FRA की सारी रीडिंग्स को मैं समराइज करवाऊंगा विथ ग्रेट एफर्ट्स, गुड क्वालिटी एंड दैट टू इन मिनिमलिस्टिक टाइम, जैसा हम हमेशा से करते आए हैं। बट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू टेक अ वाइल बिकॉज काफ़ी सारी रीडिंग्स हैं एंड जस्ट इन केस मेरे को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा अपने डेली रूटीन से। सो समहाउ दैट विल बी टेकन अप एंड ऑल द वीडियोज विल बी डिलीवर्ड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। सो बी पेशेंट एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट अपडेट्स टू ऑल द वीडियोज। गोज विदाउट सेइंग, अगर आपको कोई भी तरह से और कोई भी मदद चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन फॉर CFA level 1, you can check the description link and you can obviously gain access to me, gain access to my team who are always there to help you out. इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड डेफिनेटली कमेंट करके बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज काइंड ऑफ वीडियोस। आर दीज हेल्पिंग यू, आर दीज एडिंग वैल्यू, और अगर कहीं पे कुछ और बेटर हो सकता है सो डेफिनेटली डोंट हेजिटेट टू लीव अ फीडबैक। विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट सो दैट यू गेट मैक्सिमम वैल्यू बाय वॉचिंग दीज वीडियोस। सो दैट्स इट। अभी मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ फिर सेकेंड सेगमेंट के साथ, जिसमें 15 मिनट के अंदर हमारी फर्स्ट रीडिंग पूरी तरह से समराइज कराई जा रही है आपके लिए। सो दैट्स इट। अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं दूसरे सेगमेंट में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज CFA लेवल 1 समरी नोट्स फॉर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हमारी FRA की सबसे पहली रीडिंग है। बहुत सिंपल, बहुत छोटी रीडिंग है एंड इट कैन बी समराइज्ड क्वाइट फास्टली, क्वाइट क्विकली एक्चुअली। So शुरुआत करते हैं with learning outcome 1 here. So talking of learning outcome 1 here, so or A here, we are basically required to find the role of financial reporting and financial statement analysis. Number 1, most students यहीं पे confuse हो जाते हैं कि financial reporting और financial statement analysis में अंतर क्या है। एक वर्ड में अगर मैं सीधा सीधा समझाऊं तो वो डिफरेंस है इनपुट एंड आउटपुट। एक्चुअली 2 वर्ड्स हो गए। नंबर 1 इज इनपुट एंड नंबर 2 इज एक्चुअली प्रोसेसिंग और आउटपुट, ऐसा बोलना बेटर रहेगा। देखो मेरी बात समझो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, वाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में यू आर एनालाइजिंग दोस। सो काफ़ी अंतर तो है, सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है और शायद साथ में आ जाने की वजह से आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। बट देन अगेन बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन टू योर यूजर्स। दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी विच इज प्रोवाइडेड थ्रू इनकम स्टेटमेंट and also about the financial position of the company which is provided to balance sheet. So if you are preparing financial or if you are doing financial reporting तो आप बस information provide करने का काम कर रहे हो। वहीं पे अगर मैं बात करूं रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, सो यू आर एक्चुअली यूजिंग दोज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। दिस इज द मेजर डिफरेंस, अंडरस्टैंड दिस। यू आर यूजिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट। आप उसे इवैल्यूएट करोगे कि कंपनी की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में परफॉर्मेंस और पोजीशन कैसी रही थी, है और कैसी रह सकती है। So that is how you differentiate financial reporting versus financial statement analysis. I hope that was easy for you. नेक्स्ट बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम B की ओर, विच इज अबाउट रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो ब्रॉडली वी नो दैट देयर आर 5 types of statements here. Number 1 is the balance sheet, number 2 is the income statement, number 3 is the statement of comprehensive income, number 5 is statement of change in equity, number 5 is the cash flow statement. इन सभी स्टेटमेंट्स के अपने अपने रोल्स हैं। जैसे अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो उसका मेन ध्यान रहता है टू disclose the financial position of the company. When I say financial position, then I mean that company के पास कितने assets हैं,
कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज़ हैं एंड कंपनी की अभी टेक्निकली क्या नेट वर्थ है। नेट वर्थ का मतलब हो गया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में टोटल कितनी वैल्यू है, जिसमें ऑब्वियसली वी आर टेकिंग केयर ऑफ इक्विटी एज वेल एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो अगर आपको इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ यू वांट टू नो व्हाट आर द टोटल एसेट्स विद द कंपनी, व्हाट आर द लायबिलिटीज एंड व्हाट इज द नेट वर्थ, यू शुड बेसिकली चेक द बैलेंस शीट वेयर यू गेट टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, एज सिंपल एज दैट। ओके, नंबर 2 इज द इनकम स्टेटमेंट। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो इट प्रोवाइड्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का ओवरऑल क्या प्रॉफिट, क्या लॉस हुआ, कौन से कंपोनेंट्स की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। इफ यू वांट टू डू एन इन डेप्थ एनालिसिस विद रिगार्ड्स टू द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, आप इनकम स्टेटमेंट्स आराम से फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट अप इज कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नाउ दिस इज डिफरेंट। देखो, इनकम स्टेटमेंट एक ऑब्वियसली स्टेटमेंट है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी वैसा ही एक स्टेटमेंट है, except for the fact that it will include all the items which will change owners equity except for obviously owners transactions, जैसे कि अगर कोई नया इशू या फिर बायबैक कुछ है वो सब ये इंक्लूड नहीं करता। इसके अलावा कोई भी कारण से अगर ओनर इक्विटी में कुछ भी बदलाव आता है तो वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नजर आएगा। नाउ दैट माइट नॉट बी विजिबल इन इनकम स्टेटमेंट बट यू वुड बी एबल टू सी दैट इन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो दैट इज हाउ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम includes income statement items as well as other items as well, जिसे हम OCI कहते हैं, other comprehensive income। जब आप डिटेल में FRA में घुसोगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। अभी के लिए you might not be able to differentiate comprehensive income and income statement, don't worry, आगे के रीडिंग्स में धीरे धीरे डिफरेंशिएट आप कर पाओगे। नेक्स्ट अप इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नाउ दिस इज बेसिकली अ कैपिटल अकाउंट समरी। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल तरह से बताऊं, सो दिस इज अ कैपिटल अकाउंट समरी, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपके इक्विटी होल्डर्स के पास में शुरुआत में कितना कैपिटल था, ड्यूरिंग द ईयर कितना बढ़ा या घटा, और एट द एंड उनका बैलेंस क्या चल रहा है। सो यस, इफ यू वांट टू नो हाउ योर इक्विटी बैलेंसेस हैव चेंज्ड, यू नीड टू सी दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट अप इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। यू ऑलरेडी नो 3 तरह के मेजर कैश फ्लोज होते हैं, CFO, CFI एंड CFF, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो आपको अगर पता करना है कि आपकी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स प्राइमरीली क्या हैं, आप उनकी समरी जानना चाहते हैं, देन यू नीड टू फॉलो अप विद द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, एज सिंपल एज दैट। Next up is learning outcome C, where we are talking about financial statement notes and supplementary information. Don't worry, अभी supplementary information पे एक और learning outcome है, हम और ज़्यादा डिटेल में वहाँ सीखेंगे। But talking of the footnotes first, footnotes basically आपके financial statement से ही मैं कह सकता हूँ related information है, where you are getting information with regards to important disclosures. ये disclosures कैसे हैं? ये disclosures हैं with respect to the accounting methods, estimates and assumptions made या फिर यूज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए कौन से मेथड यूज़ कर रही है, PP&E को डेप्रिशिएट कौन से मेथड से कर रही है, कितने रेट से कर रही है, क्या क्या अजम्पशंस लिए हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको एडिशनल डिस्क्लोजर्स चाहिए तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऑन फेस नहीं मिलेंगे। यू विल हैव टू गो and visit the footnotes where you will get these additional disclosures. Obviously footnotes पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपनी को वैल्यू कर रहे हो या फिर उसकी एनालिसिस भी कर रहे हो, you need to read the footnotes. So that is number 1 area where you need to look out for supplementary information. Apart from that, अपनी जो एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट में एक बहुत ही गजब का सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं MD&A। Yes, the segment is known as MD&A, पूरा नाम है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। एक्सट्रीमली यूजफुल सेक्शन, जहाँ पे मैं खुद भी जब भी किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ता हूँ सबसे पहले ये पढ़ता हूँ, बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। जैसे कि क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक बार ज़रा इस पर सोचते हैं। सो देखिए, जो हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये है कि हमारी बिजनेस क्या है, कंपनी का क्या बिजनेस है वगैरह वगैरह। दूसरा, आपको ये समझना होता है कि MDA अनऑडिटेड हो सकता है, ठीक है। Your income statement is audited, your balance sheet is audited and your other statements are also audited, but MD&A का कुछ पार्ट्स हो सकता है अनऑडिटेड हो, सो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा MDA में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको समझ में आता है वो ये है दैट यहाँ पे मैनेजमेंट डिस्कस करती है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स दैट द मैनेजमेंट इज लुकिंग एट, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड अनसर्टेनिटीज दैट द कंपनी माइट बी एक्सपोज्ड टू। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है तो आपको MDA में देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम डी. आई हैव रिड्यूस्ड एक्चुअली द लर्निंग नेम्स, नहीं तो इनके लर्निंग के जो नाम है वो बहुत बड़े बड़े हैं. आई हैव जस्ट रिड्यूस्ड इट टू गिव यू एन ओवरसाइट. तो यहाँ पे ओवरसाइट के तौर पे आप ये समझ लो कि यहाँ पे ऑडिट्स एंड अदर स्टफ्स की हम बात करें. Now talking of the audits here, तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझाया गया what are the objectives of audit. It is very simple. The first objective of the audit is to frame an opinion over the fairness and reliability of the financial statements. यानी कि जो कंपनी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है एज अ यूजर, क्या उस पर ट्रस्ट कर सकते हो. ट्रस्ट करने के लिए यू विल नीड एन ओपिनियन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर. ये जो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर होता है इसी को हम बोलते हैं ऑडिटर. अब ये बेसिकली ऑडिटर जो होते हैं ये होते हैं प्रैक्टिसिंग पब्लिक अकाउंटेंट्स, एंड इनका काम होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से गो थ्रू करें एंड फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी पे अपना ओपिनियन दें कि उनके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरोसे लायक हैं कि नहीं है. सो अगर ये ओपिनियन हमारे पास आ जाए तो हमें कम से कम पता चल जाएगा कि एक इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट से कंपनी के इंफॉर्मेशन यूजफुल है या नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है. सो दैट इज ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नंबर 1. ऑब्जेक्ट नंबर 2 इज ऑल्सो टू फ्रेम एन ओपिनियन ओवर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एज वेल. अब ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई फॉल्ट होगा तो फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑब्वियसली फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी का फैक्टर खत्म हो जाएगा. अगर कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही वीक है तो फिर कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो भी बैड क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे. सो दैट इज व्हाई एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम ओपिनियन नॉट जस्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऑल्सो ऑन द कंट्रोल सिस्टम. नंबर 2 पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि क्या ऑडिटर की तरफ से जो ओपिनियन आता है क्या आप उसे कंप्लीट अश्योरेंस या फिर फुल अश्योरेंस मान लें. तो जवाब है जी नहीं. एक ऑडिटर की तरफ से जब भी कोई अश्योरेंस आता है या फिर ओपिनियन आता है यू शुड व्यू दैट एज अ रीजनेबल अश्योरेंस. व्हाई इज दैट सो? वो इसलिए क्योंकि ऑडिटर की तरफ से जो ओपिनियन आता है उसमें हो सकता है कि इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ ड्यू डिलिजेंस, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ हार्ड वर्क, फिर भी हो सकता है ह्यूमन एरर रह जाए, कोई पॉइंट है जो मिस आउट हो जाए. इसीलिए आप उनके जो ओपिनियन है जब भी वो ओपिनियन देते हैं दैट द स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर एंड फ्रॉड्स, आप उसको अश्योरेंस के तौर पे ले सकते हैं बट नॉट एज अ कंप्लीट अश्योरेंस. वो रीजनेबल अश्योरेंस होना चाहिए. इसका मतलब अगर कभी भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड हैं, ऑब्वियसली ऑडिटेड ही होते हैं, तो आप ऑब्वियसली उस पर भरोसा कर सकते हो पर एकदम आंख बंद करके भरोसा मत करना. एंड आई डोंट रियली नो कि मैंने ये बनाया क्यों है. ओके, नेक्स्ट अप इज द टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. टॉकिंग ऑफ द टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो टोटल 4 तरह की ऑडिट रिपोर्ट है. क्लीन मतलब एकदम साफ, कंपनी जब अच्छा काम करती है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरोसे लायक होते हैं उस समय एक क्लीन रिपोर्ट इशू की जाती है. क्वालिफाइड रिपोर्ट इज इशूड व्हेन देयर आर सम प्रॉब्लम्स. एडवर्स रिपोर्ट इज given when there are lots of problems, and disclaimer of opinion is given when the auditor is not able to frame his opinion over the company. ये कई कारणों की वजह से हो सकता है. सपोज करो कि इनको अकाउंट्स अवेल ही नहीं करने दिए या फिर इनको कंपनी के प्रेमाइसेस में एंट्री नहीं मिली कोई भी कारण से. सो इफ एनी ऑफ दीज सिचुएशंस हैपन देन दैट इज नोन एज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. Obviously there is a dangerous audit report. ये दोनों डेंजरस होता है C and D, and A and B are considered good. Obviously A सबसे बेस्ट है. ओके, नेक्स्ट अप इज सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन. टॉकिंग ऑफ द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, तो इसके 4 सोर्सेज होते हैं. इंटरिम रिपोर्ट्स यानी कि क्वार्टरली स्टेटमेंट्स. ये क्वार्टरली स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा ये होते हैं अनऑडिटेड. क्या होते हैं? अनऑडिटेड. इनकी पूरी ऑडिट नहीं होती, ये सिर्फ मैं कह सकता हूँ सिर्फ रिव्यू होकर के रह जाते हैं लेकिन ऑडिट नहीं होते. सो नंबर 1 दिस पॉइंट, इसमें फुट नोट्स वगैरह भी इंक्लूडेड है. नंबर 2, इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो चेक द SEC वेबसाइट. ये इंडिया में हम ROC या MCA की वेबसाइट पे जा करके कर सकते हैं. सो अगर हम MCA की वेबसाइट पे जाएं हमें भी कंपनी के बारे में कई इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं. इन द सेंस कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी में कितनी होल्डिंग है, क्या पब्लिक इक्विटी है वगैरह वगैरह. सो यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. सो इस तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन डेफिनेटली विजिट द SEC वेबसाइट एंड SEC फाइलिंग से आपका काम हो सकता है. नेक्स्ट अप इज प्रॉक्सी स्टेटमेंट. नाउ टॉकिंग ऑफ प्रॉक्सी स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कंपनी शेयर होल्डर्स को भेजती है जब भी उनको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होता है. ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर्स मिल जाएंगे, एडिशनल डिटेल्स मिल जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एरियाज वेयर अ शेयर होल्डर अप्रूवल इज नेसेसरी. सो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन, उनके कंपेंसेशन क्वालिफिकेशन, मैनेजमेंट की कंपेंसेशन एंड क्वालिफिकेशन, एंड इनफैक्ट स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है. यू माइट ऑल्सो गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर एनी मर्जर एंड एक्विजिशन डील, क्योंकि उसमें भी शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है.
सो ऑब्वियसली वो भी एक यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अदर सोर्सेज में जाना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स, प्रेस रिलीजेस, अर्निंग्स गाइडेंस, ट्रेड जर्नल्स, कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह। सो दीज आर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जहां से भी आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं अबाउट द कंपनी। Final outcome, I think this is the final outcome where we are talking about the steps involved in financial statement analysis। यानी कि आप कभी भी किसी कंपनी के financial statements के एनालिसिस करेंगे तो टोटल 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, आप अपना पर्पस और कॉन्टेक्स्ट जरूर समझें, आप किस लिए ये एनालिसिस कर रहे हैं। इफ यू डोंट नो योर पर्पस, पॉसिबली आपके एनालिसिस कभी भी ढंग से होगी नहीं। सो नंबर 1, अपना पर्पस पहचानें, ठीक है। नंबर 2, यू शुड कलेक्ट योर इनपुट डेटा। आप कौन कौन से डेटा को यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हो, उसे एनालिसिस करना चाहते हो, अपने इनपुट डेटा को यहाँ पे लाओ। बेसिकली ये फिनेंशियल स्टेटमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर 3 इज प्रोसेस दैट डेटा। अगर आपको कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी है, रेशियो कैलकुलेट करने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, कॉमन साइज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के स्टेप में आएगी। एंड मैं आपको बता दूं, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दे कैन आस्क यू इफ यू आर मेकिंग ग्राफ्स, वो कौन सा स्टेप होगा। सो दैट स्टेप नंबर 3, processing of data. I know it's a dangerous question to ask, but yes, बच्चे skip कर जाते हैं and that is why I'm informing you. Next up is step number 4 where you are asked to analyze and interpret the process data। यानी कि जो आपने step number 3 में जो भी किया उसकी एनालिसिस करना यहाँ आपका काम है। यानी कि ये बोलना गलत नहीं होगा कि रेशियोज जो आपने कैलकुलेट किए थे स्टेप 3 में, तो उनकी रेशियो की एनालिसिस करना स्टेप नंबर 4 में कवर्ड होगा। Then you have step number 5 where you are developing and communicating conclusions and recommendations। Step number 6 is follow up। Recommendation and conclusion देने के बाद में भी काम आपका नहीं हुआ है, समझिए आपको और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आए, और अपनी एनालिसिस को वापस रिपीट करना चाहिए, एंड इफ रिक्वायर्ड अपनी रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस को भी अपडेट करना चाहिए। सो दैट इज हाउ यू कंडक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एंड दैट इज इट फॉर एंटायर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में जरूर जाएं, बिकॉज देयर यू माइट फाइंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू अवर प्लेलिस्ट एंड ऑल्सो अवर वीडियो कोर्स। सो इफ यू वॉन्ट टू इवन एनरोल फॉर सब्जेक्ट वाइज video course, you can definitely contact us through description links or through WhatsApp on this number. So that's it for this video. I'll see you in the next one. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड पढ़ाई करते रहें।